नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तबाह हो जाता है और तलाक तक होने की नौबत आती है और तलाक हो जाता है। आज के टाइम में वैसे ही विवाह जो है 30-30 साल की उम्र तक लोगों का नहीं हो पा रहा। बहुत से ऐसे जातकों के मेरे पास फ़ोन आते हैं जिनकी उम्र 40 साल हो गई लेकिन विवाह नहीं हुआ। काफ़ी ऐसे फ़ोन आते हैं कि विवाह को अभी 10 ही दिन हुए हैं और आपस में तकरार इतनी बढ़ गई, इतना एक दूसरे पे क्रोध आ गया, अहंकार समझ लो, जो भी है, बात कोर्ट तक जाने की नौबत आ जाती है। तो आज का हमारा विषय है कि हमारी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो कि हमें डाइवोर्स की तरफ ले जाते हैं। बहुत से लोगों का वैवाहिक जीवन बड़े आराम से चलता रहता है, काफ़ी प्रेम होता है पति पत्नी में, और काफ़ी ऐसे भी होते हैं जहाँ पे तकरार के बावजूद भी वैवाहिक जीवन चलता रहता है। तो मेरा आज का मुख्य विषय है कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिससे बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन में उथल पुथल पैदा करने वाले क्या ग्रह कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो 7th हाउस है ना, 7वें भाव का स्वामी 7th लॉर्ड, वो 6th हाउस में हो। 7th लॉर्ड इज मैरिज, 6th हाउस इज कोर्ट केसेस। 6th हाउस जो है शत्रुता है, इनेमी है, झगड़े हैं, रोग भी है। तो जब हम डाइवोर्स के संबंध में बात कर रहे हैं तो 6th हाउस को हम एनेमी और कोर्ट केसेस के लिए कंसिडर करेंगे। द 7th लॉर्ड इन 6th हाउस और 8th हाउस, 8th हाउस षड्यंत्रों का हाउस है, अचानक होने वाली घटना का हाउस है। तो जब भी विवाह के भाव का स्वामी यानी कि 7th लॉर्ड 6th और 8th में हो तो सेपरेशन की जो है संभावना बनती है। अब ये सेपरेशन कई प्रकार का हो सकता है। ये हो सकता है कि दोनों पति पत्नी अलग अलग शहरों में काम कर रहे हो और उसकी वजह से सेपरेशन हो। तो हम जानेंगे कि ये सेपरेशन रहेगा या डाइवोर्स होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 6th हाउस और 8th हाउस के जो स्वामी हैं, 6th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, छठे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में हो तो भी वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। खास तौर पे जब 6th और 8th का लॉर्ड एक साथ 7वें में बैठ जाए और उस पर किसी पाप ग्रह मंगल शनि राहु की दृष्टि हो या युति हो। तो एक तो 6-8 के स्वामी पहले से ही बुरे हैं और उनके साथ कोई पाप ग्रह शामिल हो जाए तो वैवाहिक जीवन समझ लो तबाह होगा ही होगा। अब मंगल दोष भी ऐसे केस में बड़ी भूमिका निभाता है। मान लो पहले ही ऐसे योग बन रहे हों और साथ में व्यक्ति मंगलिक भी हो, यानी कि उसका मंगल लगन, क्योंकि जब लगन में मंगल होता है तो 7वें घर को देखता है, विवाह के स्थान को देखता है। 4th में मंगल हो, 4th में मंगल होने से वो 7th हाउस को देखता है चौथी दृष्टि से। 8th हाउस में हो, 8th भी जो है विवाह के सुख का स्थान माना जाता है, और 12th हाउस में अगर मंगल है तो उसकी 8वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ती है। तो यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो अगर मंगलिक है और पहले से अन्य कोई खराबी है तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आ सकती है। यदि किसी का 7वें भाव का स्वामी छठे में है और उस पर मंगल की दृष्टि है या मंगल वहीं छठे में 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो अचानक ही बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि मंगल जो है वो झगड़े को बढ़ाने वाला होता है। 6th हाउस शत्रुता का हाउस है, तो वो झगड़ा आपस में मियाँ बीवी में इतना बढ़ जाता है कि बात वो 6th हाउस यानी कि कोर्ट तक पहुंच जाती है। ऐसा ही योग बनता है जब 7वें भाव का स्वामी छठे में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो और शनि की युति हो, तब भी बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि शनि जो है वो धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट है तो यह बात इतनी जल्दी तक कोर्ट में नहीं जाएगी। पहले सुलह सफाई की कोशिश की जाएगी, तब मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि शनि धीमी गति का प्लेनेट है और मंगल जो है शनि के मुकाबले काफ़ी तेज गति का प्लेनेट है। इसके अलावा सूर्य, शनि, राहु और 12वें भाव के स्वामी को हम सेपरेटिव प्लैनेट कहते हैं, पृथकताकारी, किसी भाव के फलों से अलग कर देना। तो सूर्य
शनि, राहु और 12वें भाव का स्वामी का संबंध 7th हाउस या 7th लॉर्ड से बने तो भी वो जो है मैरिज से अलग हो जाएगा। अब वो अलगाव कोर्ट केस के रूप में होगा, ये डिपेंड करेगा कि इस संबंध में 6th लॉर्ड शामिल हो रहा है कि नहीं। अगर इस कॉम्बिनेशन में 6th लॉर्ड नहीं आ रहा तो वो जो सेपरेशन है वो हो सकता है उनकी अलग मजबूरी हो, दोनों अलग अलग जगह काम कर रहे हों, नहीं तो 6th लॉर्ड भी शामिल है तो ये सेपरेशन जो है डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अक्सर यह देखा गया है कि कुंडली में पहले से ही तलाक के योग बन रहे हों, वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बन रहे हों और विवाह भी 6th, 8th और 12th हाउस के लॉर्ड की दशा में हुआ हो तो ये जो है डाइवोर्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा सामने आती है। तो ध्यान रखें, अगर पहले से ही 7th हाउस जो है मैलेफिक कॉम्बिनेशन में शामिल है, पाप प्रभाव में है, तो कम से कम 6th, 8th और 12th लॉर्ड की महादशा ना भी अवॉइड कर सके तो इनकी अंतर्दशा में हमें शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब पुरुषों की कुंडली में जो है वीनस, ये विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है। तो पुरुषों की कुंडली में यदि 7th लॉर्ड के साथ वीनस भी अफ्लिक्टेड है, वीनस पे भी सेपरेटिव प्लैनेट का जो है योग आ रहा है, सूर्य, शनि, राहु, 12th लॉर्ड, वीनस 6-8 में है, ख़ासतौर से 12th में तो वीनस अच्छा होता है। तो वीनस पे जितने भी मैलेफिक प्रभाव आएंगे उससे भी वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, ख़ास तौर से पुरुषों के। और स्त्रियों की कुंडली में यदि गुरु इसी तरीके से पीड़ित है, क्योंकि गुरु पति का कारक होता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो मंगल को पति का कारक लेते हैं, लेकिन हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यदि गुरु बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है 7th हाउस और 7th लॉर्ड के साथ तो समझ लो डाइवोर्स का योग बना ही बना। तो डाइवोर्स का योग कब बनेगा? जब 7th हाउस 7th लॉर्ड का संबंध 6th हाउस से हो, उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, वहाँ और पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही हो और गुरु भी इसी तरीके से पीड़ित हो, तो डाइवोर्स का योग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं डाइवोर्स के योग की, जिनमें शनि और सूर्य लगन में, शनि सप्तम में, या शनि लगन में सूर्य सप्तम में, या दोनों लगन में या दोनों सप्तम में। और इसी प्रकार सूर्य और शनि का जो 5-11 एक्सिस के में है, यानी कि 5वें में शनि, 11वें में सूर्य, या 11वें में शनि, 5वें में सूर्य, या शनि और सूर्य पंचम में, या शनि और सूर्य 11वें भाव में एक साथ हों तो भी वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होती है। हमारी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव जो है कुटुंब स्थान माना गया है। सप्तम स्थान तो विवाह का स्थान है ही है। 8वें स्थान को हम विवाह के सौभाग्य का स्थान कहते हैं। 12th हाउस जो है वो हमारा जो है बेड प्लेजर का है, वैवाहिक सुख का स्थान है। तो जो 2nd और 4th हमारा जो है डोमेस्टिक पीस का भी भाव है। तो जब 2nd, 4th, 8th, 7th और 12th हाउस जो ये सारे ही बैडली अफ्लिक्टेड हों, मतलब इन पे पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो भी वैवाहिक जीवन जो है उसमें बहुत परेशानी आती है और बात अगर इनका संबंध 6 से बन जाए तो बात जो है डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। अब डाइवोर्स के केस में सूर्य का जो है बहुत बड़ा रोल है। सूर्य जो है वो बर्निंग प्लैनेट है, अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य की अग्नि और मंगल की अग्नि में फ़र्क है। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, ईगो को देने वाला है। अगर सूर्य का संबंध लगन या 7th हाउस से बने, सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मान लीजिए मेष लगन है और वहीं पे सूर्य है तो सूर्य उच्च का हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में ईगो बहुत होगी, बहुत अहंकार होगा। सूर्य का बड़ा रोल है। जो सूर्य जो है वो अग्नि तत्व ग्रह है, सूर्य में ईगो बहुत है। जिसका सूर्य उच्च का होता है उसमें बहुत ज़्यादा ईगो होती है। मान लीजिए मेष लगन में सूर्य है तो ऐसे जातक में बहुत ईगो होगी। जैसे कि कोई ये कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ये अभिमान हो सकता है, अच्छी बात है आप कहिए मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। और आपको ज्ञात है कि जो रावण का अंत हुआ था वो अहंकार के कारण हुआ था।
मार्स में गुस्सा है, अहंकार नहीं है। तो मंगल की एनर्जी और सन की एनर्जी में फ़र्क है, क्योंकि सन जो है राजा है। तो जैसे राजा में अहंकार होता है कि मेरा ही निर्णय सही है, मंत्री जो समझा रहे हैं वो कोई मतलब नहीं रखता। तो अहंकार जो है डाइवोर्स के मामलों में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो सन जो है वो बर्निंग प्लैनेट है, अथॉरिटेटिव प्लैनेट है, वो सब चीज़ों को अपने अधिकार में रखना चाहता है। आजकल आप अपने पार्टनर को अपने अधिकार में नहीं रख सकते। तो 7th और 1st से सन का जो संबंध है वो अपने जो पार्टनर पे है ना, ऐसे लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, तो यह भी एक तलाक का कारण बनता है। इसके अलावा मंगल का जो संबंध है 7th हाउस 7th लॉर्ड से स्पेशली किसी भी तरीके से बनता है, तो ऐसे केसेस में ये देखा गया कि घरेलू हिंसा की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यह भी एक तलाक का कारण होता है। हमें सीधा लगन चार्ट को देख के ही किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप किसी को बहुत बड़ी सलाह बिना इन डेप्थ एनालिसिस के नहीं दे सकते। इन सभी बातों को आपको जो है नमांश कुंडली से भी वेरीफाई करना चाहिए। अगर नमांश कुंडली में ये योग बहुत मिनिमाइज हो गए हैं तो बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाया जा सकता है, तब इतनी जो है कह लो कि एक्सट्रीम की नौबत नहीं आएगी और मामला सुलझ सकता है। तो नमांश कुंडली का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने नमांश के बारे में यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं की। आप इसमें जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की भी सहायता ले सकते हैं। अगर आप जैमिनी ज्योतिष जानते हैं तो वहाँ जो उपपद होता है 12वें भाव का जो पद है, उपपद लगन कुंडली से भी विवाह के बारे में बहुत सटीकता से जाना जा सकता है। इसके बारे में कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन क्लिक करके, आपको वहाँ नीचे थैंक्स बटन नज़र आ जाएगा, थैंक्स बटन क्लिक करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका जो भी कमेंट है आप वहाँ डाल सकते हैं। आपके कमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई किया जाएगा। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके बेनिफिट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक भी मेंबरशिप ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पे चर्चा होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।